साथ हम बात करते हैं। कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट से आज बातचीत होगी और 1997 में कैप्री ग्लोबल कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी और इसमें होम और एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स शामिल हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और इसी पर बात करते हैं कैप्री ग्लोबल के एमडी सीईओ राजेश शर्मा से। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। और एयूएम ग्रोथ हमने देखा कि काफ़ी हद तक रोबस्ट रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा धीमापन जो ग्रोथ रेट में दिखाई दे रहा है बेस इफेक्ट की वजह से है, या आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं Q4 के लिहाज से और पूरे FY25 के एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से? तो हम बात करें पिछले एक साल से, पिछले सेम क्वार्टर में जो है इस बार की ग्रोथ करीबन 54% की आई है। 13,362 करोड़ का एयूएम हो गया है और ये एयूएम ग्रोथ आई है ऑन द बैक ऑफ इतनी हमने ब्रांचें ऐड करी, करीबन 300 प्लस ब्रांचें ऐड करी है पिछले 12 महीने में, और गोल्ड लोन में ज्यादा ब्रांचें ऐड करी है। इनमें से मेजोरिटी ऑफ ब्रांचेस गोल्ड लोन की हैं। नया प्रोडक्ट ऐड किया है, तो ये इसके चलते ग्रोथ आई है। और आप देखिए उसके पिछले साल भी हमने करीबन 50% की ग्रोथ डिलीवर की थी। तो ये कंटिन्यूसली 2 साल में 50% की ग्रोथ आई है और अगले साल से अगले 4 साल की हम बात करें तो हमें लगता है कि हम 30% की ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे इतने लॉन्गर टाइम तक। और हमें लगता है कि ये इंडिया का जो ग्रोथ है रूरल सेमी अर्बन एरिया में, उस ग्रोथ के चलते ये बिजनेस को एक्सपांशन करना काफी एक्साइटिंग है। मुझे लगता है भारत अभी एक अमृत काल से गुजर रहा है जहां पे सारे सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जिस सेगमेंट में हम हैं वहां पे कलेक्शन भी अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है और ओवरऑल मार्जिन्स अच्छे हैं। राजेश जी, ये बताएं कि आपने कंस्ट्रक्शन लोन का जो नया सेगमेंट शुरू किया है, इसमें ग्रोथ को लेकर आपकी क्या योजना है, क्या उम्मीदें बांध रखी हैं? तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की हम बात करें तो हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंस उस छोटे डेवलपर को देते हैं जिनको 15 से 20 करोड़ का लोन चाहिए। 7 फ्लोर तक की मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग होती है। अंडरलाइंग अपार्टमेंट 40 से 50 लाख रुपए का होता है। सिटी टू सिटी डिपेंड करता है वो प्राइस। और उन प्रोजेक्ट को जो है कंस्ट्रक्शन लिंक लोन हर स्लैब से लिंक करके प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन से हम लिंक लोन देते हैं। तो हम हमारा टिकट साइज काफी ग्रेनुलर है। जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है वो भी हम रिटेल तरीके से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कर रहे हैं और कभी 2200 करोड़ की बुक है। ये बुक करीबन 25% से ग्रो हुई है। अगले 4-5 साल में भी ये ग्रुप इन टेंडम विद द ओवरऑल एयूएम ग्रोथ के हिसाब से ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% के आसपास रहेगी। और ये सेगमेंट में जब इकोनॉमी आपकी अच्छी कर रही है, अंडरलाइंग डिमांड काफी अच्छी है, फ्लैट्स की सेल्स काफी अच्छी है, तो ये सेगमेंट काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें ये एक जो है लो ओपेक्स और हाई मार्जिन का बिजनेस है। सर, सेगमेंट वाइज अगर हम समझना चाहें आपकी ग्रोथ को लेकर, तो किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हम हाउसिंग की बात करें, गोल्ड लोन की बात करें, स्पेशली गोल्ड लोन जहां पर कंट्रीब्यूशन का मोमेंटम जो है फिलहाल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बताएं किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं आप सेगमेंट वाइज? देखिए दोनों के अलग अलग न्यूआंसेस हैं। हाउसिंग फाइनेंस जो है काफी हाई ग्रोथ बिजनेस है और वहां पे लेकिन मार्जिन कम है। स्केल बहुत बड़ी हो सकती है, काफी बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है अफोर्डेबल हाउसिंग में। गोल्ड लोन में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन फिर भी मार्जिन उसके बेटर है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। हाउसिंग लोन में आप बहुत बड़ी बुक भी बना सकते हो और गोल्ड लोन में आपको जो है ब्रांच के चलते आपको एक 2 साल का इन्वेस्टमेंट फेस रहता है जहां पे आपको ब्रांच में इन्वेस्ट करना होता है। निम्स की बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगभग 9% का दिखाई दिया है, 40 पीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे, और राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स ये एक अहम वजह हो सकती है। लेकिन इस तरह का प्रेशर क्या आपको आने वाले वक्त में भी दिखाई दे रहा है? रीप्राइसिंग इन लोन्स को लेकर किस तरह से आप रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल वरीसम नहीं है। देखिए निम जो है वो आपका ऑन द बैक ऑफ आपकी जो है इक्विटी और डेट के स्प्रेड का रिफ्लेक्शन है। जो जो आपका लीवरेज बढ़ेगा तो आपका निम नीचे आएगा। हम स्प्रेड की बात करें तो जो गोल्ड लोन है उसका कंपोजिशन जो जो पोर्टफोलियो में बढ़ता जाएगा, क्योंकि गोल्ड लोन एक हाई यील्ड प्रोडक्ट है तो आपका जो स्प्रेड भी बढ़ता जाएगा। तो ये फंक्शन है कि अंडरलाइन क्या प्रोडक्ट है और उसका।
बिजनेस में लेंडिंग ब्याज को लेकर कोई प्रॉब्लम्स की खबर जो कि आप बताना चाहें, और अगर है तो इसे कैसे ठीक किया जाएगा? डिमांड हमें तो काफी रोबस्ट दिखाई दे रही है। विदाउट डिमांड के तो हम 50% ग्रो नहीं कर पाते, और ग्रो जब आप करते हो तो साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है आपकी कलेक्शन कैसी जा रही है, लोगों के रीपेमेंट कैसे आ रहे हैं, और वहां से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपको और एक्सपांड करना चाहिए। तो जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कोविड के पहले के लेवल से बेटर हो गई है। आपके जो है रिकवरी आपकी काफी अच्छी है। तो ये एक इंडिकेटर होता है जब आप इतने सारे कस्टमर को डील करते हैं। आज हमारे करीबन 3 लाख कस्टमर हैं, तो आपको पल्स आती है कि नहीं मार्केट में इकोनॉमी ठीक कर रही है। और उसका सबसे बड़ा पैरामीटर यही है कि आपके कलेक्शंस काफी अच्छे आते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से नतीजों पर हमसे आज बातचीत की। और हमारे मार्केट एक्सपर्ट से अब मैं सीधा जुड़ती हूं जो कैप्री ग्लोबल पर अपनी राय भी रखेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री आपने सुनी। राघवेंद्र, बताइए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? कविता जी, मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और जो कहते हैं दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी डिवर्सिफाइड है। गोल्ड लोन जो कि हाई मार्जिन है और हाई रिस्क में ये लोग कंस्ट्रक्शन में भी लोन देते हैं और ओवरऑल माइक्रो लोन्स भी देते हैं। तो डिवर्सिफिकेशन वाइज काफी अच्छा पोर्टफोलियो है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर है, बट ओवरऑल कंपनी ने पिछले साल में तकरीबन 300 नए ब्रांचेस खोले हैं। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो हर दिन एक नया ब्रांच का एक्सपांशन हुआ है, जो कि एक रिमार्केबल ग्रोथ है। और उस एक्सपेंशन के बावजूद भी इनका AUM काफी बड़ा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग काफी अच्छा है। 70% अगर प्रमोटर होल्डिंग होता है कोई भी NBFC में तो बहुत कंफर्टिंग है। एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो पोर्टफोलियो लेवल पर अगर आप रखना चाहे तो ये स्टॉक ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को काफी रिवॉर्ड किया है और हमें लगता है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड इनका बरकरार रहेगा। 1150 एक टारगेट बनता है। 950 लेवल पर अगर कैप्री ग्लोबल मिलता है तो ये एक 1150 200 रुपए का तकरीबन 20% का अपसाइड 12 महीने में आ सकता है। और अगर कोई मार्केट करेक्शन के चलते 850 900 पर अगर कैप्री ग्लोबल मिलेगा ये स्टॉक, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय विथ हाई कन्विक्शन ये स्टॉक बनेगा। कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हमें लगता है मैनेजमेंट मिस्टर शर्मा ने ये एग्जीक्यूट किया है। ही हैज वॉक द टॉक एंड डिलीवर्ड एक्सीलेंट रिटर्न्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, एंड दैट शुड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स टू 2 years। सो इट्स बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। 1150 एक साल का लक्ष्य रहेगा कैप्री ग्लोबल कैप। ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम सेक्टर्स की सूची तो अंश ने दी है, लेकिन कमोबेश अब बाजार क्योंकि बजट में बस अब एक ही दिन रह गया है राघवेंद्र, और ऐसे में जो उतार चढ़ाव का आलम है, FMC की बैठक भी मेरे ख्याल से आज शाम से शुरू हो रही है। अब किस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है? गुड आफ्टरनून कविता जी, गुड आफ्टरनून 18 स्वदेश का टीम। हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड करता रहेगा और ऊपरी स्तर पर 22,000 जब अगर निफ्टी पहुंचता है 22,000 तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और नीचे साइड में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, बेरिश प्रेशर के हिसाब से अगर 21,000 20,900 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो इस रेंज के दरमियान मार्केट चलता रहेगा। जैसे आपने सही कहा, एक उतार चढ़ाव वाला मूव करता रहेगा और इसके चलते हम सेक्टर स्पेसिफिकली पावर स्टॉक्स में काफी ओवरवेट जा रहे हैं, बट ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जब तक बैंकिंग सेक्टर में तेजी नहीं आती, जो कि मार्केट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बोथ PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स। तो मार्केट में एक बेरिश प्रेशर बना रहेगा और मार्केट 21,000 निफ्टी 21,000 के स्तर तक जाता हुआ दिखेगा।